हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। आनंदमय शिक्षण विधियां चल रही थी अपने, मस्ती भरी, है ना। और आप भी बहुत गजब गजब के अब उत्तर देने लग गए हो। आपने खुद ने अपना लेवल जो है ना इतना अच्छा इंप्रूव कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं। बहुत सही तरीके से, बहुत ही मेहनती तरीके से दोस्तों आप आगे बढ़ रहे हो, तो जायज सी बात है कि कहीं न कहीं सफलता आपके विमुख हो रही है और सफलता को आप क्या करोगे दोस्तों, प्राप्त करके रहोगे। तो इसी तरीके से मन लगा करके, इसी जोश के साथ में आप बने रहिए, है ना। एक न एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन, है ना, यह शिक्षण विधियां आपकी अंगुलियों पे नाचने लग जाएगी कि इसके अंदर इतना ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। सब कुछ जो होता है एक टेक्निक है पढ़ने की, इसके अलावा कोई नहीं है। एक तरीका है कि किस तरीके से किस विषय को पढ़ा जाता है। जैसे हिंदी को पढ़ने का अपना एक तरीका है, गणित को पढ़ने का अपना तरीका है, मनोविज्ञान को पढ़ने का एक तरीका है, ठीक वैसे ही एक तरीका किसको है, स्टिचिंग मेथड को पढ़ने का एक तरीका है। उस टेक्निक से आप पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे। रटने बैठोगे उम्र निकल जाएगी, टीचिंग मेथड कोई पता नहीं चलेगा, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ कोई नहीं बता सकता है दोस्तों। समय जो लगता है ना सबसे ज्यादा टीचिंग मेथड्स खाता है। 50 नंबर का कंटेंट है ना, लाइटली मत लेना, है ना। ये दोस्तों मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, 50 नंबर का कंटेंट है। 50 नंबर के कंटेंट को यदि आपने लाइटली ले लिया ना तो फिर तो आपके दिक्कत हो जाएगी। इससे ज्यादा नंबर आप कहीं से इंप्रूव कर ही नहीं सकते हो, कहीं से इससे ज्यादा नंबर कमा भी नहीं सकते हो। नंबर कमाने का जो सबसे बढ़िया जरिया और सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो कौन सा है, आपके शिक्षण विधियां। जिस बच्चे ने 50 में से 45 नंबर भी यदि शिक्षण विधियों के कवर कर लेना, कोई उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। कोई भी उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं रोक सकता, मैं कह रहा हूं आपको। क्योंकि हिंदी संस्कृत में तो एवरेज नंबर आते हैं, है ना। बच्चा यदि कोई नई चीज पढ़नी है अगर सारे बच्चों को, तो वो है टीचिंग मेथड्स एंड साइकोलॉजी। ये 80 नंबर का कंटेंट ऐसा जो सारे बच्चों के लिए नया है। बाकी तो सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो जो पढ़ा हुआ है उसमें तो एवरेज ही रहेगा। रिजल्ट जो बनेगा वो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड से बनेगा, क्योंकि ये नया है, किसी ने नहीं पढ़ रखा। इससे आपका क्या बनेगा, रिजल्ट्स बनेगा। तो इसके ऊपर आपको फोकस सर्वाधिक करना चाहिए। सबसे अधिक फोकस जो आपको करना चाहिए वो किसके ऊपर करना चाहिए, इसके ऊपर करना चाहिए। यदि आप पूरे दिन में 10 घंटे निकालते हो ना दोस्तों, तो मैं मानता हूं कि आपको 5 घंटे टीचिंग मेथड्स और साइकोलॉजी को देने चाहिए और 5 घंटे उधर सारी सब्जेक्ट को देने चाहिए। तब तो आपका क्योंकि आधे नंबर में आप तैयारी करते हो ना दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि 2-2 घंटे में सारी सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं बस हो गए नॉर्मल, ये नहीं है। एक मैनेजमेंट ऐसे नहीं होता है। प्रश्नों का वेटेज देखा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आ रहे हैं, उसी के आधार पर अपन को समय देना है। मैं शिक्षण विधियां 1 घंटे पढ़ूंगा, अरे क्या हो जाएगा, 1 घंटे 50 नंबर की आ रही है मेरे भाई, है ना। कहां से लाएगा 50 नंबर के लिए 1 घंटा। मैं हिंदी ग्रामर 2 घंटे पढ़ूंगा, 15 नंबर की ग्रामर है 2 घंटे, 15 नंबर के प्रश्न आ रहे उसको 2 घंटे पढ़ने हैं तुझे, 50 नंबर के प्रश्न आ रहे उसे 1 घंटा पढ़ना है। क्या मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट काम नहीं करता है दोस्तों। मैं कह रहा हूं 5 घंटे प्रतिदिन साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स को दीजिए और बाकी के 5 घंटे सारी सब्जेक्ट को दीजिए। 10 घंटे आज की तारीख से लगा करके बैठ जाइए। हालांकि मैं कभी क्वालिटी की बात नहीं करता दोस्तों, क्वांटिटी की बात नहीं करता, क्वालिटी की बात करता हूं, है ना। कितने घंटे पढ़े ये मायने नहीं रखे, कितना सही पढ़ा ये मायने रखता है, लेकिन 10 घंटे की पढ़ाई एवरेजन चाहिए दोस्तों, लगभग ये आप मान करके चलना। इतनी आसान भी नहीं है रीट, है ना। थोड़ा तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, है ना। बेस तैयार करो तभी तो क्या मिलेगी, अपन को सफलता मिलेगी दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान में रखो। तो टीचिंग मेथड्स के ऊपर जो 50 नंबर का कंटेंट है उसको पाने की आप कोशिश करो। हालांकि मैं इस सफर में मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस सफर में आपका बहुत योगदान दे सकूं, बहुत कुछ आपकी मदद दे सकूं। इस कोशिश में मैं लगा हूं दोस्तों, बहुत कुछ नया दे सकूं इसमें मैं लगा हूं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना भाई, तो सब कुछ सोचना पड़ता है दोस्तों, है ना। सब कुछ में क्या करना पड़ता है, मेहनत के साथ में मैनेजमेंट करने के चलना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे भी मैनेजमेंट के स्टाफ वगैरह लग रहे हैं, कुछ वगैरह को सैलरी वगैरह देनी है, हाँ ना। हमारे भी जैसे कुछ रिक्वायर्ड वगैरह होती है, सब कुछ खर्चा वर्चा निकलना, सब कुछ चलता, सबकी तरफ देखना पड़ता है ना। हमारा पूरा मन है सेवा करने का। मेरी इच्छा है 2 से 3 क्लास यूट्यूब पे लेने की और मैं लेके आऊंगा, ये बात भी तय है दोस्तों। अभी हल्का सा क्या है ना, एक अपने महाराष्ट्र के अंदर एक वैकेंसी वगैरह कुछ निकली हुई है, या पता नहीं कोई वहाँ के कोचिंग वगैरह चलती है। उस कोचिंग वाले ने मुझे एक प्रोजेक्ट दे रखा है, क्योंकि मराठी में जो मेथड्स है उनको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, हाँ हिंदी में उन्होंने ट्रांसफर करके दिए, तो उनके वीडियोस बना करके उनके ऐप में दे रहा हूँ, ताकि ना हाँ थोड़ी सी इनकम के स्रोत बन जाए ना, तो आराम से अपन यहाँ फ्री पढ़ाएं तो टेंशन नहीं रहना। हाँ, क्योंकि आप लोग तो ऐप इतनी स्पीड से खरीद नहीं रहे हो कि मैं केवल वहीं पढ़ाऊँ, है ना। तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो जाएगा आदमी, कहाँ जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ ना, ऐप का ऐसा कुछ नहीं है, स्व इच्छा है तो लीजिए, बाकी कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, किसी प्रकार का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। यदि आपको रिक्वायर्ड लगती है कि हाँ मुझे वास्तविकता में जरूरत है, मुझे टीचिंग मेथड्स पढ़ने चाहिए, तो आप लीजिए, नहीं जरूरत है तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कभी भी ऐसा फोकस नहीं करता हूँ और मेरे कभी भी ऐसे ऑफर ही नहीं आएंगे, यार रक्षाबंधन का ऑफर ले जाइए 50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ, 200 रुपए का ये 50 रुपए में, 500 रुपए का ये 250 रुपए में नहीं है। ये 199 रेट है और एग्जाम तक भी 199 ही रहेगी, चाहे कोई भी खरीदो। पहले बच्चे ने खरीदा 199 में, आखिरी बच्चा भी 199 में खरीदेगा, कोई चेंजेस इसके अंतर्गत नहीं आएगा। खैर छोड़िए इन बातों को, अपन चल रहे थे डोज टू गो लेकर के। आज जो अपनी क्लास रहेगी 14वें नंबर की क्लास रहेगी दोस्तों, टॉपिक वाइज अपनी सीरीज चल रही थी। एक एक विधि को जो है ना दोस्तों अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। आज आपके सामने एक ही ऐसी शिक्षण विधि आएगी जो फिर से इसको क्या करेगी दोस्तों,
आपके एक कंसेप्ट या एक टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेगी। हालांकि आज की जो विधि है एक आम विधि कह सकते हो, आप नॉर्मल विधि कह सकते हो, सामान्य सी विधि है जिसकी जानकारी हर एक बच्चे को रहती है दोस्तों। तो आइए आज का पहला प्रश्न उठाते हैं। वो प्रश्न ये रहा दोस्तों कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग वैदिक काल में सर्वाधिक किया जाता था। प्रश्न को सुनना भाई, ये कह रहा है निम्न में से किस विधि का प्रयोग वैदिक काल में सर्वाधिक किया जाता है। ये आपके सफलता का गेट है दोस्तों, ध्यान रखना, ये आपकी सफलता का दरवाजा है जो केवल और केवल कौन खोल सकती है, शिक्षण विधियां खोल सकती है। शिक्षण विधियों के अलावा किसी के पास में इतना दम नहीं है जो इस सफलता के दरवाजे को खोल सके ना। ये अभी तक आपके लिए क्या है दोस्तों, बंद है। ये कब खुलेगा, तो ये खुलेगा है ना 26 सितंबर के दिन खुलेगा। तो 26 सितंबर से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ऊपर जो लिखा है ना वो सारा पढ़ना पड़ेगा कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग वैदिक काल में सर्वाधिक किया जाता था। आगमन विधि, निगमन विधि, द्विभाषी विधि या व्याकरण अनुवाद विधि, इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसका प्रयोग कौन से काल पूछा है इसने, वैदिक काल में पूछा है दोस्तों। वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयोग किस विधि का होता था। अगर ये देखो, इन्होंने जो वैदिक काल में अलग अलग विधियों का प्रयोग होता था, तो प्रयोग पाठशाला भी चलती थी, वहां पे पारायण विधियां भी चलती थी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो जो ऑप्शन में है उनके हिसाब में सर्वाधिक किसका प्रयोग होता था। तो यहां पे जो आपका सही आंसर निकलेगा मेरे दोस्तों, क्या निकल जाएगा, अरे गुरुओं ए आंसर इसका बिल्कुल सही निकल जाएगा, आगमन विधि। आगमन विधि का सर्वाधिक प्रयोग वैदिक काल के अंतर्गत किया जाता था दोस्तों। आगमन विधि का प्रयोग वैदिक काल की विधि मानी जाती है। वैदिक काल में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता था, जिसमें अध्यापक उदाहरणों के रूप में नियम बनाने के लिए बालकों को क्या करता था, वैचारिक मंथन करवाता था। तो आगमन विधि यहां पे क्या हो जाएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपसे पूछ ले कि वैदिक काल में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, आगमन विधि, है ना। आगमन विधि के गुण के बारे में भी याद रखना कि आगमन विधि जो है उसमें वैदिक काल में सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गरीब प्रश्न है, गरीब विधि, आगमन विधि, इसको गरीब विधि कहता हूं मैं तो, क्योंकि नॉर्मल रटी रटाई विधि, इसमें कुछ नई चीजें है नहीं है, लेकिन फिर भी संख्यात्मक दृष्टि से आगमन विधि के कितने सोपान बताए गए हैं। इसने किसके आधार पर पूछा है, संख्यात्मक दृष्टि से, है ना। 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, ऐसा संख्यात्मक दृष्टि से आगमन विधि के कितने सोपान है भाई। 4 सोपान है, 5 सोपान है, 3 सोपान है या 2 सोपान है। कौन सी दृष्टि से पूछा है इसने, संख्यात्मक दृष्टि से। आगमन विधि के सोपानों की कुल संख्या कितनी है भाई, 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं या 2 संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी है दोस्तों, तो इसकी जो संख्याएं जो कहलाएगी दोस्तों वो कितनी कहलाएगी मेरे दोस्त, 3 संख्याएं कहलाएगी। किसकी, आगमन विधि के सोपानों की संख्या होती है 3। अब 3 कौन कौन से होते हैं इसकी मैं यदि बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर होता है दोस्तों, पहले नंबर पर होता है उदाहरण प्रस्तुत करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, उदाहरण प्रस्तुत करना। पहले नंबर पे जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, उदाहरण प्रस्तुत करना। उदाहरण प्रस्तुत के बाद में दूसरे नंबर पर जो आता है वह आता है आपका निरीक्षण करना। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा आपका, निरीक्षण करना। निरीक्षण के बाद में तीसरा, सबसे पहले बालक अध्यापक क्या करेगा, बालक के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में बालक क्या करेंगे, उन उदाहरणों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद में तीसरे नंबर पर आ जाएगा नियम का निर्धारण करना। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, नियम का निर्धारण करना। और नियम के निर्धारण के बाद में जो अंतिम आएगा वह कौन सा आ जाएगा आपका, नियम निर्धारण के बाद में अंतिम वाला आएगा वह आ जाएगा आपका मूल्यांकन करना, या अपन कह सकते हैं इसको परीक्षण करना। क्या आ जाएगा दोस्तों, परीक्षण करना। ये 4 क्या कहलाते हैं इसके सोपान, 3 नहीं है 4 है भाई, ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, 4 है भाई, 4 सोपान है। सबसे पहला है उदाहरण प्रस्तुत करना। दूसरे, क्योंकि बालक के सामने समस्यात्मक रूप में अध्यापक क्या रखता है, उदाहरण रखता है। जब उदाहरण रखता है तो बालक क्या करते हैं, उन उदाहरणों का ध्यान से निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद में मूल्य का निर्धारण करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, परीक्षण। जैसे मान लीजिए कि आपके उसके सामने बहुत सारे ऐसे संधि के उदाहरण रख दो, नर प्लस ईस, रमा प्लस ईस, है ना, गण प्लस इसे, बहुत सारे उदाहरण रख दो। अब वो क्या करेगा कि उस चीज का निरीक्षण करेगा कि इन दोनों चीजों में क्या कॉमन है, और कॉमनता के आधार पर क्या कर देगा, नियम निर्धारण कि यार इधर अ और इधर ई है और अ और ई मिलके ए बन रहा है, इसीलिए गणेश, नरेश, रमेश ऐसा बन रहा है। तो वो क्या कर देगा, नियम निर्धारण कर देगा। फिर उसका परीक्षण, मतलब टीचर के पास में लेकर के आया कि मैंने ये हल कर दिया। टीचर पूछेगा तूने कैसे हल किया, उसको बताएगा कि मैंने इस तरीके से हल किया। फिर अध्यापक यदि चाहे ना तो उस निरीक्षण के अंदर जो नियम का निर्धारण किया ना, उस नियम के निर्धारण के अंदर परिवर्तन भी कर सकता है। यदि अध्यापक चाहे तो, उसको लगता है कि ये सही नहीं है तो उसमें क्या कर सकता है, संशोधन करके उसके समस्या का समाधान करके बालक को एक सही नियम बता सकता है। ये कहलाती है आपकी कौन सी विधि, आगमन विधि। तो आगमन विधि के कितने सोपान है, 4 सोपान। उदाहरण प्रस्तुत करना, निरीक्षण करना, नियमों का निर्धारण करना और परीक्षण करना। 4 क्या कहलाएंगे इनके भाई, सोपान कहलाएंगे। तो यहां पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, 4 नंबर वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए भाई अगला प्रश्न।
निम्न में से कौन सी आगमन विधि की सहायक विधि नहीं है? क्या पूछा भाई? आगमन विधि किसकी विधि है? व्याकरण की विधि मानी जाती है दोस्तों। तो ये कह रहा है भाई निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधि है जो आगमन विधि की सहायक विधि है नहीं है? क्या पूछा इसने? सहायक विधि नहीं है पूछा है दोस्तों, है ना। नहीं के ऊपर अपन गोला कर देते हैं, नहीं है इसने पूछा कि कौन सी विधि आगमन विधि की सहायक विधि नहीं कहलाएगी। तो ऑप्शन है आपके सामने, भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, बेसिक शिक्षा प्रणाली या व्याकरण अनुवाद विधि। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो क्या नहीं कहलाएगी आपकी, है ना, आगमन विधि की सहायक विधि नहीं कहलाएगी दोस्तों। ऐसी विधि जो आगमन विधि की तरह नहीं है, जो आगमन विधि की मदद नहीं करती है, वह कौन सी विधि नहीं है दोस्तों? भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, बेसिक शिक्षा प्रणाली या व्याकरण अनुवाद विधि। अरे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि आगमन विधि की सहायक विधि नहीं कहलाती है ना। बाकी भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि और बेसिक शिक्षा प्रणाली, ये तीनों की तीनों आगमन विधि की कौन सी विधि कहलाती है? सहायक विधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि इसके अंतर्गत एक भाषा संसर्ग विधि, जिसमें क्या होता है, बड़े बड़े रचनाकारों की पुस्तकें पढ़ा करके व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है। समवाय में क्या होता है, गद्य पद्य शिक्षण के दौरान ही, है ना, उनको क्या करवा दिया जाता है, व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली जो किसके द्वारा दी गई थी, इसको बेसिक शिक्षा प्रणाली जो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है दोस्तों, किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। ये भी कौन सी कहलाती है? आपकी आगमन विधि की सहायक विधि कहलाती है। तो ये तीनों की तीनों जो है ना दोस्तों, वो क्या है? आगमन विधि की सहायक विधियां हैं। यदि इनमें से कोई आगमन विधि की सहायक विधि नहीं है तो वो कौन सी है? आपकी व्याकरण अनुवाद विधि उसकी सहायक विधि नहीं कहलाती। आपका अगला प्रश्न, क्या प्रश्न कह रहा भाई? आगमन विधि के संदर्भ में, किसके संदर्भ में दोस्तों? आगमन विधि के संदर्भ में कौन सा कथन, आगमन विधि के संदर्भ में कौन सा शिक्षण सूत्र अनुचित है? देखो आगमन विधि के है ना दोस्तों कुछ शिक्षण सूत्र बताए गए हैं। तो ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र है ना, वो है ना क्या है दोस्तों? आगमन विधि का कौन सा शिक्षण सूत्र अनुचित है? इनमें से ऐसा कौन सा शिक्षण सूत्र है जो आगमन विधि में लागू नहीं होता है दोस्तों? आगमन विधि के कुछ शिक्षण सूत्र बताए गए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो आगमन विधि के लिए नहीं होगा दोस्तों? उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इनकी बात करें दोस्तों, देखिए शिक्षण सूत्र आगमन, उदाहरण से नियम की ओर, यह शिक्षण सूत्र बिल्कुल सही है, क्योंकि आगमन विधि किस तरफ चलती है? उदाहरण से नियम की तरफ। विशेष से सामान्य की ओर, यह भी बिल्कुल सही है, विशिष्ट से सामान्य की ओर ही चलती है। ज्ञात से अज्ञात, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ज्ञात से ही अज्ञात की ओर चलती है। सूक्ष्म से स्थूल, यह गलत है दोस्तों, यह सूक्ष्म से स्थूल नहीं चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। सूक्ष्म से स्थूल किसकी ओर चलती है? निगमन की ओर चलती है। यदि आप इन चारों के चारे नियमों को अगर है जैसे के जैसे उल्टा कर दोगे ना, ये किसके शिक्षण सूत्र बन जाएंगे? आपके निगमन विधि के बन जाएंगे। आगमन से ऐसे याद रखो, आ से उदाहरण, नी से नियम, यानी कि आगमन में पहले उदाहरण आएगा, निगमन में पहले नियम आएगा। ये तो हल्की सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर किसकी तरफ चलता है दोस्तों? ये निगमन विधि में चलता है। बाकी ये तीनों के तीनों शिक्षण सूत्र किसके हैं? आपके, इनके। इन्होंने पूछा भाई अनुचित है, जो उचित नहीं है, तो ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर अनुचित है। यहाँ पे स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता तो क्या कहलाता? इसका उचित कहलाता। ये चारों के चारों आगमन विधि के शिक्षण सूत्र अपने दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। बहुत गरीब विधि है ये। आगमन विधि का वास्तविक जनक माना जाता है। प्रश्न के ऊपर ध्यान देना, क्या लिखा है इसने? शब्द को ऐड कर दिया है दोस्तों, वास्तविक शब्द को ऐड कर दिया है। किसको ऐड कर दिया है? वास्तविक शब्द को ऐड कर दिया है। प्रश्नों की भाषा बदली और उत्तरों की भाषा क्या होती है? बदल जाती है। ध्यान रखना, प्रश्नों की भाषा बदली और उत्तर के ऑप्शन चेंज। इसने पूछा भाई आगमन विधि का वास्तविक जनक माना है, केवल इसने ये नहीं पूछा है कि आगमन विधि का जनक माना है, क्या पूछा है इसने? वास्तविक जनक माना है। चार ऑप्शन है, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और पाणिनि। अब दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे घोड़े दौड़ा करके किसको सही करेंगे? पाणिनि को सही करो। वास्तविक पूछा है तो वास्तविक तो संस्कृत वाली होते हैं, विधि सब संस्कृत से निकली, तो वास्तविक तो पाणिनि होगा इस आगमन विधि का भी। अरे दोस्तों कुछ भी पूछो, रियल गुरु अरस्तु को ही माना जाता है। तो आगमन विधि का वास्तविक जनक पूछ ले या जनक पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अरस्तु सही होगा। अरस्तु क्या होगा? सही होगा। तो कुछ नहीं है, ये वास्तविक केवल आपको एक माइंड पे प्रेशर देने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए लगाया है, ताकि बच्चा क्या हो जाए, उसमें कंफ्यूज हो जाए। यही रणनीति ना, यही षड्यंत्र जो है ना एग्जामिनर आपके साथ में रचेंगे आपको हराने के लिए। इसलिए दोस्तों ना षड्यंत्र में फंसना नहीं है आपको, है ना दोस्तों? हाँ, फंसना नहीं है। षड्यंत्र से क्या करना है दोस्तों? लड़ने की हिम्मत चाहिए दोस्तों ना। अंदर घुस तो जाओगे ना, अगर निकल नहीं पाए तो मर जाओगे। तो ध्यान रखना, आगमन विधि का वास्तविक जनक माना जाता है तो वह कौन माना जाता है दोस्तों? अरस्तु माना जाता है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से आगमन विधि का गुण नहीं है। क्या पूछा है इसने कि इसमें से कौन सा आगमन विधि का गुण नहीं है पूछा है, यह नहीं पूछा कि गुण है, प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा गुण नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्र प्रारंभ के 2 सोपानों में सक्रिय रहते हैं, बालक की चिंतन शक्ति विश्लेषण शक्ति बढ़ती है, यह विधि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ती है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न यह पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से आगमन विधि का गुण नहीं है। क्या पूछा है और नहीं में कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। है में उलझे तो उत्तर अलग, नहीं में उलझे तो उत्तर अलग। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि जहां पे भी आपको नहीं आ जाए ना, वहां पे क्या कर देना है, गोला कर देना। ये युद्ध का नियम है, याद रख लेना अपने कॉपी के अंदर। जिस बच्चे ने इस ट्रिक को नहीं अपनाई ना, गारंटी गरा करके देख लेना 1 से 2 प्रश्न आपके इसकी वजह से गलत हो जाएंगे, नहीं और असत्य की वजह से। ये प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा, है ना। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, नहीं और असत्य पे पहले गोला करना है, सबसे पहले काम यही करना है। नहीं नजर आए उसको पेन से गोला कर दो। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्र प्रारंभ के 2 सोपानों में सक्रिय रहता है, बालक की चिंतन शक्ति विश्लेषण शक्ति बढ़ती है, यह विधि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ती है। तो दोस्तों ये सत्य, पहले सत्य पहचानते हैं। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, नो डाउट। छात्र प्रारंभ के 2 सोपानों में सक्रिय रहते हैं, नहीं दोस्तों, छात्र 4 सोपानों में सक्रिय रहते हैं। यह आगमन विधि की खास बात है, एकमात्र ऐसी विधि जिसके चारों के सभी सोपानों के अंदर बालक कौन सी भूमिका निभाते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो चारों के चारों सोपान कौन कौन से सोपान थे, है ना। उदाहरण प्रस्तुत करने से लेकर के चाहे निरीक्षण हो, चाहे नियम का निर्धारण हो, चाहे उसका परीक्षण हो, चारों के चारों सोपान में बालक क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। यह असत्य कथन है दोस्तों, इसने नहीं पूछा है ना, 100% बिना देखे बी को राइट कर दो। बालक की चिंतन शक्ति विश्लेषण शक्ति बढ़ती है, ये तो बिल्कुल सही है। आगमन विधि से बालक सोचेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाता है सबसे ज्यादा। यह विधि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ती है, यह भी बिल्कुल सही है। बालक को पहले से पता होता है, नियम निर्धारण के बाद में नई चीज का पता चलता है, तो यह पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ती है, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। बी वाला उत्तर आपके यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने गरीब प्रश्न है आज। आगमन विधि के गुण हैं, और मार्केट में पता नहीं बच्चे इन विधियों से ज्यादा डरते हैं। आगमन निगमन विश्लेषण संश्लेषण 4 विधि पढ़ ली, हो गया अपना काम। अरे कुछ नहीं है, इनसे बड़ी बड़ी कल अपन ने पढ़ी थी मस्तिष्क उद्वेलन विधि, कितनी शानदार विधि थी, अलग ही विधि थी। ये तो क्या रटी रटाई विधि उन टीचरों के मुंह पे आई हुई है, आगमन निगमन। इसलिए एग्जामिनर भी ले देके इन आगमन निगमन के सवालों पर अटका रहता है, इससे आगे निकलने की कभी कोशिश ही नहीं करता है। अपन तो बहुत एडवांस पढ़ने वाले हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, आगमन विधि के गुण हैं, इनमें से अब पहले नहीं था अब है पूछा है। मैंने कहा ना, मैं कंसेप्ट क्लियर कराने पे विश्वास करता हूं, प्रश्न चाहे किसी भी टाइप के आ जाएं। इसमें बालक स्वयं नियमों का निर्धारण करता है, पहले ही मैंने बता दिया, यह सही बात है दोस्तों, बिल्कुल। यह प्राकृतिक व्यवहारिक एवं प्रभावशाली विधि है, बिल्कुल ये प्राकृतिक विधि है, व्यवहारिक विधि है, किसी भी समय प्रयुक्त की जा सकती है, प्रभावशाली है। बालक जिसमें बालक स्वयं करके सीखता है ना, वह विधि हमेशा प्रभावशाली होती है, जिसमें बालक स्वयं करके सीखे। जब प्रयोगशाला विधि की बात करें तो प्रयोगशाला विधि भी क्यों है, यह सबसे व्यवहारिक विधि है, क्योंकि इसमें बालक क्या करता है दोस्तों, आराम से, है ना, प्रभावशाली इसके अंदर कह सकते हैं अपन, जिससे प्रभाव पड़ता है। जिसमें बालक स्वयं करके सीखेगा तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा तो सीखा गया ज्ञान क्या हो जाएगा, उसका स्थायी हो जाएगा। इसको हम कहेंगे प्रभावशाली विधि। तो ये व्याकरण की जो ये व्यवहारिक भी है, प्रभावशाली विधि भी, ये दोनों की दोनों सही है। अब दोनों सही है तो 1 और 3 में से 2 सही हो गए तो आंख बंद करके तीसरे पे राइट कर दो, है ना। ये तो वैसे ही सही निकल ही जाएगा। यह व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। हाँ भाई ध्यान रखना, यदि ऑप्शन के अंदर आगमन और निगमन दोनों एक साथ दे रखा है कि व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, और ऑप्शन में दे रखा है आगमन निगमन, अगर आगमन निगमन साथ दे रखा है तो आगमन निगमन साथ को क्या करना है, आपको राइट करना है। लेकिन आगमन भी अलग दे रखा है और निगमन भी अलग दे रखा है, तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी आपकी, आगमन विधि जो है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, सर्वश्रेष्ठ विधि हो जाएगी। तो यहां पे जो ऑप्शन आपका सही निकलेगा वो कौन सा निकल जाएगा गुरुजी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगमन विधि का दोष नहीं है, क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा आगमन विधि का दोष नहीं है पूछा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, नहीं को गोला करेंगे, और जब भी नहीं असत्य वाले पहचाने तो अपन पहले 3 जो है ना उनको पहचान लेते हैं, जो नहीं है वो अपने आप अलग से निकल जाएगा। यह विधि प्रत्येक परिस्थिति में उपयोगी है, नोट करो इसको। सभी छात्र इस विधि से पढ़ नहीं सकते, ये तो दोष है, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, ये तो राइट होगा। समय व शक्ति अधिक लगती है, बिल्कुल समय भी अधिक लगता है, बालकों को श्रम भी अधिक करना पड़ता है, क्योंकि उदाहरण दोगे, बालक निरीक्षण करेंगे, फिर उसका नियम का निर्धारण करेंगे, इसमें समय ज्यादा निकल जाएगा, ये बिल्कुल सही है। समय व शक्ति अधिक लगती है, हाँ समय भी अधिक लगता है और शक्ति भी अधिक लगती है। सामान्य बालकों के लिए कम उपयोगी, ये भी बिल्कुल सही है। जो सामान्य बालक है या मंद बुद्धि के बालक है उनके लिए बहुत ही कम, नहीं के बराबर क्या रहेगी, वो उपयोगी रहेगी। उपयोगी कौन से बालक, जो अधिक दिमाग वाले होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो क्या करते हैं, नियमों का निर्धारण जल्दी कर देते हैं,
है ना, निरीक्षण भी जल्दी करेंगे, नियमों का निर्धारण भी जल्दी करेंगे, तो फिर प्रतिभाशाली बालकों ने जो नियम का निर्धारण किया होगा ना, उन्हीं नियमों को सामान्य बालकों के ऊपर थोप देंगे कि इसने जो बनाया ये नियम सही और इसी का तुम्हें क्या करना है भाई, प्रयोग करना है। तो सामान्य बालकों के लिए भी ये क्या कहलाएगा, आपका कम उपयोगी कहलाएगा। तो ये तीनों के तीनों सही है, तो तीनों के तीनों दोष है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, इसका दोष नहीं है। इसने क्या पूछा भाई, दोष नहीं है, ये ए वाला इसका दोष नहीं है दोस्तों, ए वाला इसका दोष नहीं कहलाएगा। यह विधि प्रत्येक परिस्थिति में उपयोगी नहीं है। बहुत कम ऐसी विधियां होती हैं जो प्रत्येक परिस्थिति में उपयोगी होती हैं, हर विधि प्रत्येक परिस्थिति में कभी भी उपयोगी नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना, ये इसका दोष नहीं है, यह विधि प्रत्येक परिस्थिति में उपयोगी नहीं है। यदि ऐसा लिखा हुआ होता तो ये इसका दोष कहलाता, ये इसका दोष नहीं है। दोस्तों गुण और दोष को इजी मत लेना, इनके प्रश्नों को सही करने में इस पसीने आ जाते हैं। ये बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनसे गुण और दोष वाले प्रश्न क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अपूर्ण विधि कहलाती है, ये जायज सी बात है, इसका उत्तर आप दे दोगे क्योंकि आपको पहले से पता है कि मैं एक टॉपिक में एक ही प्रकार के प्रश्न लेकर के आता हूं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना भाई, इस आगमन विधि को कौन सी विधि कहते हैं, अपूर्ण विधि कहते हैं। अपूर्ण विधि का मतलब ये हो गया कि जब तक इसमें निगमन विधि का समायोजन नहीं होता तब तक ये विधि पूरी नहीं होती। जैसे उदाहरण प्रस्तुत किया, बालक ने निरीक्षण कर दिया, अब नियम निर्धारण करेगा और उसी नियम के आधार पर वापस क्या करेगा, उदाहरणों को सोल्व करेगा। तो नियम से उदाहरण की तरफ भी चला है आगमन विधि के अंदर। अब यह विधि क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसको अपूर्ण विधि इसीलिए कहते हैं कि उदाहरण का निरीक्षण करने के बाद समस्या का जब समाधान कर लिया जाता है, नियम का निर्धारण कर दिया जाता है, निर्धारित नियमों के आधार पर वापस उदाहरणों को हल किया जाता है, तो इसमें नियम से उदाहरण भी वापस आता है इसी विधि के अंतर्गत। इसलिए इसमें निगमन विधि का समावेश हो जाता है, इसको क्या कर देती है, ये विधि पूर्ण कर देती है। तो जब तक नियम का निर्धारण नहीं होता, ये अपूर्ण विधि कहलाती है। तो ये ध्यान रखना भाई, निम्नलिखित में से अपूर्ण विधि कहलाती है। आगमन विधि को ही अपन कौन सी विधि कह लेंगे दोस्तों, अपूर्ण विधि कह देंगे। ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे सही हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, घबराइए नहीं है दोस्तों, है ना। हाँ ये कारण है, इसीलिए मैं रोज लाइव आने पे विश्वास ही नहीं करता हूं, क्योंकि कौन उनके आपके कमेंट पढ़ दे, इनके जवाब दे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया आदि, तो आप लोग बात करते हो। और अब सीरियस, अब तो क्या हो गया, एग्जाम डेट बिल्कुल क्या हो जाएगी दोस्तों, फिक्स हो गई है। एग्जाम डेट बिल्कुल 100% 26 सितंबर हो जाएगी। ये गलत छवि दिमाग से निकाल देना कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है ना, थर्ड स्टेज आ रही है, तो हम क्या करेंगे। अरे आएगी तो आएगी, और नहीं आएगी और एग्जाम हो गया तो क्या करोगे, तैयारी में लग जाओ दोस्तों। नहीं आई तो 26 सितंबर को एग्जाम होगा, ये मैंने पहले ही कर दिया। यदि कोई प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती तो 26 सितंबर के एग्जाम कभी नहीं हिलेंगे, 100% 26 सितंबर को एग्जाम होंगे। और अब तो हमें पर्सनली ऐसे बच्चों की आवश्यकता होगी जो वास्तविकता में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमारे चैनल पर बढ़ने वाले बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का क्या हो जाए दोस्तों, सिलेक्शन हो जाए। इसलिए हम 1 तारीख से एक नई मुहिम में और लगा रहा हूं दोस्तों। ऐसे बच्चे जो केवल लाइव चैट में आकर के केवल अपनी बातों या पर्सनल बातों को इधर उधर करते ना, ऐसे बालकों को मैं क्या करूंगा दोस्तों, नाराज होने की बात नहीं है, तुरंत ब्लॉक करने का मैं निर्णय ले लूंगा। 100% लाइव चैट में केवल पढ़ाई संबंधी बातें होगी, इससे अधिकार कोई बालक करता है आप कैसे हैं, वो कैसे, ठीक है, ये आपकी बातें हैं, बिल्कुल करना चाहिए। मैं नहीं आया उससे पहले आप चैट कर रहे हो, अच्छी बात है। मैं चर्चा कर रहा हूं उस बीच में आप चैट कर रहे हो, अच्छी बात है। कंसंट्रेट पढ़ाई से हटता है। एक बच्चा अगर बात करता है ना, तो 2 बच्चे जो सही उत्तर दे रहे हैं उनका ध्यान भी क्या होता है, भटकता है। जैसे फालतू बातें करने वाले बच्चों की आवश्यकता भी नहीं है हमें उन्हीं बच्चों की आवश्यकता है जो वास्तविकता में पढ़ना चाहता है, जो वास्तविकता में अपना चयन चाहता है। जो चयन नहीं चाहता है वो हमेशा फालतू की बातें करे, और फालतू की बातें करने वालों को हम तुरंत क्या करेंगे दोस्तों, ब्लॉक कर देंगे। ये निर्णय 100% 1 तारीख से लागू हो जाएगा, ये मान करके चलना। वो हमारे चैनल के कोई भी वीडियो नहीं देख पाएगा कभी भी, तो हमें आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों। थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना, बिल्कुल अपन इस तरीके से भी नहीं, मस्ती थोड़ी चल रही है, मजाक थोड़ी चल रही है, पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। और हम कोई है ना, इसी तरह से अपना कोई वो है तो है नहीं कि इसमें कोई मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए या मुझे, इसीलिए मैं कभी इस चीज में भी विश्वास नहीं करता कि 500 बच्चे लाइव आए, 200 आए, 5 बच्चे लाइव आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 के 5 ऐसे आने चाहिए ना जो अपना सिलेक्शन करवाने की हिम्मत रखते हैं, सिलेक्शन करवाने की औकात रखते हैं, सिलेक्शन करवाने जितना जोश रखते हैं, ऐसे बच्चों की हमें आवश्यकता है, बाकी किसी की आवश्यकता भी नहीं है। और वही बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बिंदास रह करके पढ़िए ना। आगमन विधि के छात्र अग्रसर होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना कि भाई वो जो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिनको कमाने होंगे ना यूट्यूब से वो करते होंगे। मुझे यूट्यूब की इनकम से कुछ नहीं होता, इससे कुछ हो भी नहीं सकता ना। इससे कभी किसी का घर चला है यूट्यूब की इनकम से जो चल पाएगा, और करा भी दे तो क्या आता है, 2-5 हजार रुपए से क्या होता है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बार शिक्षण वीडियो रिकॉर्ड करके ना, अलग अलग स्टेटों में जो टेट होती ना, हर स्टेट वाले मेरे से शिक्षण वीडियो की रिकॉर्डिंग मारे, मेरे पास में टाइम नहीं मिल रहा है रिकॉर्डिंग करने का। इतने अभी सी टेट के लिए मुझे दिल्ली के लिए ऑफर देना है, मराठी वाली जो आपके सामने में कर रहा हूं ना, एमपी टेट के लिए मैंने एक कोचिंग सेंटर में बात कर रखी, वहां पे वो लाइव पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं मुझे कि हमारे ऐप पर पढ़ाने के लिए चले जाओ, समय नहीं मिल रहा है दोस्तों। इसीलिए मुझे यूट्यूब पे कोई लेना देना नहीं है, मुझे वही बच्चे चाहिए जो पढ़ने वाले हों, और आज ना 1 तारीख के बाद में वही आएंगे जो वास्तविकता में इनको पढ़ना है और निर्णय में लागू कर दूंगा दोस्तों। और मैं खुद भी लाइव कम आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कमेंट पढ़ के आपका टाइम नहीं बिगाड़ना है। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह प्रश्न तो आपका यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न यहीं से मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा शिक्षण सूत्र इसका सही नहीं है। देखिए विशेष से सामान्य की ओर यह सत्य माना गया है, तो विशेष का मतलब ही क्या होता है आपका, विशिष्ट होता है। यहां से यदि आपने प्रश्न को ध्यान से देखा होता तो यह प्रश्न यहीं से सही हो जाता, यह अग्रसर होता है विशिष्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर।
किसकी ओर होता है दोस्तों? सामान्य से विशिष्ट की, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये देखिए यहां मैंने आपको ये चीज बता रखी, ये देखिए मैंने कहा कौन सा शिक्षण सूत्र अनुचित नहीं है, विशेष से सामान्य की ओर अनुचित है। विशेष से सामान्य की ओर का मतलब क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका ए वाला उत्तर। ये लीजिए, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन में या पर्यवेक्षक अध्ययन में। तो इसका उत्तर तो आप पहले से ही जानते हो दोस्तों, बस नॉर्मल सी बात है ना। कहां किया जाता है? व्याकरण शिक्षण में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल सा प्रश्न है, बहुत ही गरीब प्रश्न है। आगमन विधि उपयुक्त है, सिंपल सा प्रश्न है, सभी कक्षाओं के लिए, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए, निष्णात शिक्षा के लिए दोस्तों। तो दोस्तों निष्णात शिक्षा के लिए तो छोड़ दीजिए आप, उच्च कक्षाओं के लिए, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि सबसे ज्यादा उपयोग मानी गई है दोस्तों। जिसमें बालक क्या करते हैं, आराम से, बड़े बच्चे जो हो जाते हैं ना 12वीं वाले, वो क्या समझते हैं, हमें तो सूत्र बता दो सर, नियम बता दो, हम इस सवालों को सोल्व कर देंगे। हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि आप उदाहरण दो, हम उनका निरीक्षण करें, ढूंढें कैसे हुआ, इतना अपने पास में टाइम नहीं है। वो उस कम समय में अधिक ज्ञान चाहते हैं, इसलिए सीधा नियम से पढ़ना चाहते हैं। तो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए विधि क्या होती है? एक प्रकार के उपयुक्त होती है। तो यहां पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर। ये लीजिए, आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय, देख रहे हैं, आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को पहले सूत्र रटाए जाते हैं, छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती हैं, छात्रों को सिद्धांत बताए जाते हैं, या छात्रों को पहले उदाहरण देते हैं। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, आप ऐसे ही रीट के लेवल को लेकर के रोते हो। ये सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, क्या लेवल है इस प्रश्न का, है ना? अपन का रीट का तो भी नीचे है ना, ये सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, तो घबराना नहीं है ना। ज्यादा लेवल वाले प्रश्न में उलझने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा अपने रीट के लेवल देखना है, यहाँ पे किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं उस पर ध्यान देना है भाई। तो आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती है, नहीं दी जाती है, पहले सूत्र रटाए जाते हैं, नहीं रटाए जाते हैं, छात्रों को सिद्धांत बताए जाते हैं, नहीं, छात्रों को पहले उदाहरण देते हैं। बिल्कुल सही बात है, पहले उदाहरण देंगे, बाकी ये तीनों के तीनों छात्रों के सिद्धांत का निर्माण करना, नियम का निर्धारण करना, उदाहरणों का सॉल्यूशन करना, ये सारा का सारा काम कौन करता है? बालक अपने आप ही क्या कर देता है दोस्तों? स्वतः ही कर देता है दोस्तों। तो ये थी आज की, ये आगमन विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। एक प्रश्न और है भाई, है ना, छात्रों के मानसिक स्तर का, कक्षा स्तर का, सामाजिक स्तर का या पारिवारिक, इन दोनों को काट दो दोस्तों। ये इस दोनों में से मानसिक स्तर और कक्षा स्तर, तो दोस्तों इन दोनों में ऑप्शन, हालांकि दोनों ऑप्शन सही है देखा जाए तो, लेकिन यहां पे दोनों में से यदि एक को सिलेक्ट करना है ना, तो मैं एक को सिलेक्ट करूंगा दोस्तों, क्योंकि जिस बच्चे का जितना मानसिक स्तर होगा उसी कक्षा में वो होगा। तो मानसिक स्तर को देखते हुए उदाहरण प्रश्न, कक्षा में किसमें है ये फर्क नहीं पड़ता है। बालक 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसका मानसिक स्तर यदि कम है ना, तो मानसिक स्तर के लेवल का उदाहरण दोगे तो ही वो सोल्व कर पाएगा ना। 8वीं कक्षा के लेवल का दोगे तो हो सकता है बच्चे से सोल्व नहीं हो। तो मानसिक स्तर का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, कक्षा स्तर का इतना आवश्यक नहीं है। यहां पे जो आंसर सही हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? आपका ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये होती है दोस्तों आज की आपकी एक छोटी सी विधि, हल्की सी मैं आपके बीच में लेकर के आया था, जो कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसको मैंने सोल्व करवाने की कोशिश की। उस विधि को हम कहते हैं दोस्तों आगमन विधि, और आशा करता हूं कि इस विधि का लगभग कंसेप्ट भी आपके दिमाग से क्लियर हो गया होगा। गुण, दोष, अवस्थाएं जितनी भी होती है, इनका सोपान ओपान सारी चीजें मैंने आपको इस प्रश्नों के माध्यम से क्लियर कराने की कोशिश की है। तो ऐसे पढ़ते रहिए, जोश के साथ में पढ़ते रहिए ना, फालतू टाइम पास करना बंद कर दीजिए ना। समय जो है ना दोस्तों वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। यदि आप आधा घंटा या पौन घंटा नेट बिगाड़ करके किसी चैनल पर बैठे हो ना, तो उस चैनल से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ऐसे नहीं बैठने की कोशिश कीजिए दोस्तों। 1 मिनट भी वेस्ट होता है तो वेस्ट होता है, सीरियस हो जाइए दोस्तों। बाकी मजाक में रहना तो रीट आपका मजाक बना करके निकल जाएगी, और फिर आने वाली रीट में वापस ये किताबें बोझ लेकर के पढ़ना है, वापस दिमाग को खपाना है, कोई अर्थ नहीं है। तो एक बार में इसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि जीवन भर के क्या लिया जाए, आनंद हो जाए। फिर मस्ती करना, आप फिर नौकरी लग जाए तो किसी के भी यूट्यूब चैनल पे जाकर के बैठ जाना, फिर मस्ती भरे कमेंट करना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो आप लक्ष्य के लिए लड़ रहे हो, लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हुआ है, उससे पहले यदि आप मजाक करोगे ना दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था रीट आपके लिए युद्ध है, और युद्ध कभी मजाक में नहीं लड़ा जाता दोस्तों, युद्ध हमेशा सीरियस होकर के लड़ा जाता है। मजाक मजाक में हंसी आ जाती है ना, तो हंसी के अंदर क्या होता है, अपना पावर कम पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं कारण है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे खूब शायरी आती है, फिर भी मैं नहीं सुनाता हूं। मैं खुद कॉमेडी शो करता हूं, फिर भी आपके सामने कभी मजाक नहीं करता हूं। कारण क्या है, मैं इसको कभी मजाक में लेना ही नहीं चाहता। ये शिक्षण है, शिक्षण के तरीके से यदि कराया जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर रहता है दोस्तों, क्योंकि अपन खुद टीचिंग मेथड्स पढ़ाने वाले हैं, अगर खुद टीचिंग मेथड्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कैसे सीखेंगे, ये मैं मानता हूं दोस्तों। तो यकीनन आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। ऐसी क्लासों की अगर विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो मैं हर बार की तरह कह रहा हूं, कन्हैया एजू सेंटर के नाम से मेरा ऐप है, जो आपको प्ले स्टोर पर जाकर के क्या करना है, इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्टोर में जाकर के अपने कोर्स के ऊपर क्लिक करना, 199 रुपीज उसकी प्राइस है, जो आज से लेकर के लास्ट तक भी वही बनी रहेगी, कभी इसमें कोई छूट आने वाली नहीं है, जिसके अंदर आपको विस्तृत व्याख्या के साथ में एक एक क्लास की वीडियोस क्लास मिल जाएगी, ई नोट्स भी उसमें उपलब्ध हो जाएंगे,
प्रश्नों की संख्या जो है वो भी प्रश्न भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। साथ साथ में जो एक ई बुक में लॉन्च कर रहा हूं वो 99 रुपीज की होगी। तो जिन जिन बच्चों ने ऐप परचेज कर रखा है उन बच्चों के लिए वो 99 रुपीज की बुक जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, निःशुल्क होगी, जो उनके ऐप के अंदर ही मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे आशा करता हूं कि आप ऐप स्वयं भी लेंगे और अपने साथियों को भी इस बारे में अपनी तरफ से एडवाइस देंगे कि आप इस ऐप को खरीद करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आपका चैनल है, सब कुछ जो भी है वो आपका है। मिलते हैं कल फिर ऐसे ही अट्रैक्टिव प्रश्नों के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए मैं विदा होता हूं आपसे। राधे राधे।